जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री का जो एग्ज़ाम होने का हुआ और उसके लिए जो जीके और जीएस का मॉक टेस्ट है सेट नंबर 5 लेके आया हूं। 4 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं और 25 प्रश्न आने हैं आपके एग्ज़ाम में जीके के, तो उन्हीं की आज प्रैक्टिस करते हैं कौन कौन से प्रश्न आज के मॉक टेस्ट में शामिल हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि जो भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं उनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज जानने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 से स्टार्ट है और इस मॉक टेस्ट में 26 से लेकर 50 तक प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़िएगा। क्या कहा गया कि भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी। भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो स्थापित की वो कहाँ पर स्थापित की थी। दोस्तों यहाँ पे आपको दो तरह से क्वेश्चन याद रखने हैं। पहली जो व्यापारिक कोठी बनी वो 1608 ईस्वी में बनी सूरत में, और ये बहुत छोटी सी मतलब जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद में 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की मसूलीपट्टनम में। तो मसूलीपट्टनम में जो थी ये सूरत के बाद बनी थी। सूरत में 1608 में बनी थी और मसूलीपट्टनम में 1611 में बनी थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपसे पूछा है कि पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी, तो सूरत में स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, अगर सूरत ऑप्शन में नहीं आता तो आपको मसूलीपट्टनम लगाना है। मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों फिर क्या हुआ था कि जब 1611 में इन्होंने पहली ये मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा दी, तो 1611 में जहांगीर के जो फरमान से क्या हुआ, फिर बाद में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी खोल ली थी। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, मैं कुछ शहरों की बात कर लूँ। कोचीन लिखा गया है। अगर क्वेश्चन आए कि अरब सागर की रानी किसे कहा गया, दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, ये आप याद रखना। मुंबई के बारे में याद रखिएगा कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है। दोस्तों मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप ये मुंबई स्थित है, इस पर ये भी आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन संख्या 26 का सही जवाब क्या होगा, अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी, सूरत में। सूरत के बाद में मसूलीपट्टनम में खोली थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया नेक्स्ट प्रश्न में, उस आंदोलन का नाम क्या था जो तुर्की के आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था। दोस्तों तुर्की के आंदोलन के जो समर्थन था उसको दिया गया, कौन सा आंदोलन था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये तुर्की के समर्थन में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 1918 से स्टार्ट हुआ था, लगभग 1920 तक चलता रहा था ये। तो क्या था खिलाफत आंदोलन, दोस्तों खिलाफत आंदोलन ये था कि तुर्की में एक पद होता था खलीफा, इस्लाम में एक पद होता था खलीफा। अब मुस्लिमों के लिए खलीफा जो था एक सम्मानजनक पद था। खलीफा जो कहता था वो मुस्लिम आबादी को या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को वो मानना पड़ता था। अब अंग्रेज़ों ने खलीफा की जो पावर थी वो ख़त्म कर दी, इसकी पावर जितनी भी थी वो ख़त्म कर दी। इससे क्या हो गया कि जो मुस्लिम जनता थी, मुस्लिम जनता में रोष आ गया। मुस्लिम जनता सब भड़क गई अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कि आपने खलीफा की जो शक्तियाँ थी उसको कम क्यों किया। अंग्रेज़ नहीं मानते थे कि कौन खलीफा, कैसा खलीफा, वो नहीं बात करते थे। तो जब खलीफा की शक्तियों को कम कर दिया गया, खलीफा के अधिकार छीन लिए गए, तो इससे मुस्लिम लोग जो थे वो खिलाफ़ हो गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसमें दो लोग बड़े फेमस हैं खिलाफत आंदोलन में, एक आपके शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन में जो दो भाई थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये अग्रणी नेता माने जाते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये आप याद रखिएगा। तो खिलाफत आंदोलन ये तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ था, ये आप याद रखिएगा। 1918। दोस्तों यहाँ पे बात करूँ स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में चालू किया गया था। ये आप याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बॉयकॉट जो बहिष्कार आंदोलन था वो दोनों शुरू किए गए थे। असहयोग आंदोलन की बात करूँ दोस्तों, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की।
1 अगस्त 1920 को। और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 साल में आज़ादी देने की मांग भी कही थी कि भारत को 1 साल में आज़ाद करवा दिया जाएगा। और दोस्तों जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उस दिन भारत के क्रांतिकारी थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है। याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक की डेथ कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी। जवाब होगा जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था उस दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी। क्लियर। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। यहाँ पे लिखा गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, मैं बात करूँ भारत छोड़ो आंदोलन की तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये एक लीडरलेस मूवमेंट था, मतलब इसका कोई नेता नहीं था, नेतृत्व विहीन था। अगर आपके एग्जाम में आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अगर गांधी जी हैं तो गांधी जी लगाइएगा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, ये ऐसा कोई ऑप्शन लिखेगा कि ये नेता विहीन आंदोलन था तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अच्छा, किसके विरोध में दोस्तों? 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो क्रिप्स मिशन के विरोध में ये स्टार्ट किया गया था। क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि तुर्की के खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन चलाया गया वो कौन सा था? खिलाफत आंदोलन था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 28 क्या कहा गया? जामवंती कल्याणम तथा ऊषा परिणयम किसकी रचनाएं हैं? जामवंती कल्याणम तथा ऊषा परिणयम। दोस्तों जामवंती कल्याणम ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये लिखी किसने है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के द्वारा जामवंती कल्याणम की रचना की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। दोस्तों कृष्णदेव राय जो है, इनकी एक किताब आपको और याद रखनी है, बहुत आती है, और वो है आपकी आमुक्त माल्यद। ये बहुत रिपीटेड किताब है कि आमुक्त माल्यद किसने लिखी है। दोस्तों आमुक्त माल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने की है और तेलुगु भाषा में लिखा गया है। आमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में लिखा गया है, याद रखना, पूछा जाता है आपसे। दोस्तों जो कृष्णदेव राय है ना, इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते हैं, 8 विद्वान रहते हैं। तेनाली राम इन्हीं के दरबार में रहता था। तो 8 दिग्गज का भी क्वेश्चन आए कि अष्ट दिग्गज जो मंत्रिमंडल है वो किसका है, तो 8 दिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो कृष्णदेव राय खुद भी एक विद्वान है, इन्होंने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की तेलुगु भाषा में। और दोस्तों कृष्णदेव राय ने एक उपाधि धारण की, याद रखिएगा, आंध्र भोज। आंध्र भोज की उपाधि किसे दी गई है? दोस्तों आंध्र भोज की उपाधि दी गई है कृष्णदेव राय को। क्लियर बात? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों हरिहर और बुक्का। दोस्तों हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। अगर क्वेश्चन आए कि विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी, दोस्तों हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। और ये संगम वंश के थे, दोनों भाई जो थे ये संगम वंश के थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा गया ऑप्शन कुलोत्तुंग प्रथम। क्या आपको पता है कि कौन से वंश का राजा था कुलोत्तुंग? दोस्तों ये चोल वंश का राजा था। चोल वंश का राजा था कुलोत्तुंग। वही चोल वंश जिसके पास एक बहुत ताकतवर नौसेना होती थी। चोल वंश का संस्थापक वैसे विजयालय है, तो कुलोत्तुंग चोल वंश का एक राजा हुआ, ये आप याद रखिएगा। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि जामवंती कल्याणम किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की रचना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 क्या कहा गया? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो हमारा इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, एक शब्द पूछता है कि इसको इकोसिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपसे पूछेगा कि इस शब्द इकोसिस्टम किसने दिया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है ए.जी. टेंसले। ए.जी. टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द दिया गया है। ए.जी. टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द दिया गया। अच्छा पूछे इकोलॉजी किसने दिया? इकोलॉजी दोस्तों इकोलॉजी दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया है और इकोसिस्टम ए.जी. टेंसले ने दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? जवाब होगा नैरोबी में। केन्या की राजधानी नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। और आपको याद रखना है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो WWF का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? इंग्लैंड में।
WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ये भी आप याद रखिएगा। और पर्यावरण दिवस कब होता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है हर साल, 5 जून, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाए थे हम? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था, ये भी आप याद रखें। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? दोस्तों लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? दोस्तों लिथोस्फीयर होता है कि जो भूपटल की ऊपरी मेंटल, एक तो ऊपरी मेंटल और भूपटल दोनों का जो भाग है वो लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर देखिए, एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें आपको क्लियरिटी होगी, मतलब पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कोर जोन है, और ये आपका ये कोर जोन हो गया आपका, ये हो गया आपका आउटर कोर, ये मेंटल हो गया, और ये आपका क्रस्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिथोस्फीयर जो होता है ये क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट होता है। ये जो पूरा लिथोस्फीयर बना है आपका, ये आपका क्रस्ट और अपर मेंटल का भाग होता है, ये आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। अच्छा दोस्तों, आपसे सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, तो आप इसको रट लेना। एस्थेनोस्फीयर जो होता है ये आपका जो मेंटल होता है, ये जो मेंटल है, मेंटल का ऊपरी भाग होता है, मेंटल का सबसे ऊपरी भाग क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। तो या हम कहें कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में स्थित होता है एस्थेनोस्फीयर। ये वाला जो भाग है जिसको मैंने रंगा है नीले रंग से, ये आपका क्या है? ये आपका एस्थेनोस्फीयर है। ऊपर का क्रस्ट हो गया, नीचे का मेंटल हो गया, तो इनके बीच में होता है आपका एस्थेनोस्फीयर। याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि लिथोस्फीयर क्या होता है? सही जवाब होगा भूपटल, मतलब क्रस्ट और मेंटल का भाग होता है स्थल मंडल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा छोड़े जाने वाले संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कौन से मंडल में? दोस्तों उपग्रहों के लिए जो सबसे सूटेबल परत होती है वो होती है हमारी आयन मंडल। दोस्तों उपग्रहों से क्या आती हैं? उपग्रहों से रेडियो वेव्स आती हैं, और रेडियो वेव्स को चलने के लिए कोई माध्यम चाहिएगा, मतलब माध्यम नहीं चाहिएगा, लेकिन आयन मंडल में धनायन और ऋणायन होते हैं, जिसके कारण जो भी चीज़ें होती हैं संचार के लिए वो आराम से धरती तक आ सकती हैं। तो उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, संचार उपग्रह, वो आयन मंडल में छोड़े जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी नॉर्मली उपग्रह हम बात करें तो वो कभी कभी पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ दिए जाते हैं, तो वो भी सब याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया समताप मंडल। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ओजोन परत है ये कहाँ मिलती है? दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में मिलती है, और ओजोन परत का काम होता है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है, और क्षोभ मंडल में आपको बादल देखने को मिलेंगे, वर्षा की घटना देखने को मिलेगा, मौसम संबंधी परिवर्तन जो होते हैं वो क्षोभ मंडल में होते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में वर्षा होती है। बाह्यमंडल या आपकी वायुमंडल की वो सीमा है, वो परत है जो अंतरिक्ष से मिलती है, तो बाह्यमंडल आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप? हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्य मंडल। हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है, ये आप याद रखिएगा। गर्म पूछेगा तो वो होती है आपकी थर्मोस्फीयर होती है, वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का वह राजमार्ग जो उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्य का मतलब क्या है? सेवन सिस्टर, जो सेवन सिस्टर राज्य हैं इनको कौन सा राजमार्ग भारत से जोड़ता है? तो ये हमें बताना है, सेवन सिस्टर से कौन सा राजमार्ग जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब होगा दोस्तों NH31। NH31 एक ऐसा नेशनल हाईवे है जो पूर्वोत्तर भारत को भारत के शेष राज्यों से होकर जोड़ता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो NH31। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे लंबा हाईवे है वो है NH44। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? NH44 सबसे लंबा हाईवे है, और NH44 जो है ये कितना लगभग 3475 किलोमीटर लंबा है।
3475 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है, 11 राज्यों से होकर गुजरता है NH-44। पूछे भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है आपका NH-47A, जो कोच्चि को, मतलब केरल में है ये, कोच्चि को वेलिंगटन द्वीप से जोड़ता है, कोच्चि को वेलिंगटन द्वीप से जोड़ता है NH-47A, और ये भारत का सबसे छोटा हाईवे है। दोस्तों आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ और आपको याद रखना है कि जो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में, क्या है देखो डायग्राम। 4 शहर दिख रहे होंगे, ये आपका दिल्ली है, ये आपका कोलकाता है, ये चेन्नई है और ये मुंबई है। इन 4 शहरों को आपस में जोड़ने के लिए भारत का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से शहर शामिल हैं, तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन 4 शहरों को अलग अलग मतलब जोड़ा गया है हाईवे के द्वारा, और इस परियोजना का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से शहर शामिल है। तो दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये आप याद रखें। चारों अलग अलग दिशाओं के शहर है। कोलकाता आपका पूरब में है और दिल्ली आपका उत्तर में हो गया और चेन्नई आपका दक्षिण में, मुंबई आपका पश्चिम में। तो इसी परियोजना का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। याद रखना दोस्तों, बहुत आती है एग्जाम में। चलिए आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। तो आपसे पूछा गया था कि उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से कौन सा हाईवे जोड़ता है, वो है आपका NH-31। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? तो दोस्तों कैग की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करता है, इतना आपको क्लियर है। लेकिन किसकी सलाह पर करेगा? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। दोस्तों मैं बात करूं कैग की, तो कैग जो है इसका आर्टिकल कौन सा है? कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है, ये आप याद रखिएगा कभी आपसे पूछा जाए। और दोस्तों कैग का काम क्या होता है? कैग का काम है जो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट आती है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करना, ये आप याद रखिएगा। और कैग को लोक लेखा समिति का आँख और कान कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि किसे लोक लेखा समिति का आँख और कान कहा गया, तो CAG को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो कैग होता है ना, कैग की फुल फॉर्म अगर पूछे तो यहाँ पे शब्द कंट्रोलर नहीं होता, वो शब्द होता है कंट्रोलर, कंट्रोलर होता है। कभी आपसे कोई पूछे कि कंट्रोलर है या कंट्रोलर, तो कंट्रोलर होता है, ये आप याद रखिएगा। और भारत में कैग का पद कहाँ से आया? दोस्तों भारत में कैग का पद आया ब्रिटेन से। अगर आपसे पूछा जाए कि कैग का पद कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है कैग की नियुक्ति। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, और अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 76। महान्यायवादी का आर्टिकल कितना है दोस्तों? आर्टिकल 76 होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया आपका मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, और ये 50वें हैं। DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से जज हैं? 50वें जज हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं दोस्तों, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे पहले थे आपके GB मावलंकर, लेकिन अभी कौन है? तो अभी हैं आपके जिनका लोकसभा क्षेत्र कोटा है, ओम बिरला। तो ओम बिरला ये लोकसभा के स्पीकर हैं, और ओम बिरला का जो लोकसभा क्षेत्र है वो कोटा है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक तिथि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? दोस्तों कहने का मतलब है जब भारत में संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो भारत कैसा एक राज्य था, मतलब कैसा एक देश था, कैसा राष्ट्र था? तो दोस्तों भारत जो था 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो भारत गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति में एक प्रभुसत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। क्या होगा आपका सही जवाब? आपका सही जवाब होगा प्रभुसत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन चुका था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आप याद रखिएगा। भारत जो है एक प्रभुसत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्या कहा गया अगले प्रश्न में? निम्नलिखित में से कर राजस्व के साधनों में से कौन सा
एक साधन अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है ये हमें बताना है। एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ है। तो दोस्तों हमें बताना है इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? देखो आयकर तो डायरेक्ट टैक्स होता है आपका। उसके बाद में हम बात करें निगम कर, तो निगम कर भी आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन सीमा शुल्क आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। ये आप याद रखिएगा, आयकर, संपत्ति कर और निगम कर ये प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। आयकर, निगम कर और संपत्ति कर ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जबकि जो हमारा सीमा शुल्क कर होता है ये क्या होता है, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, याद रखिएगा। और आपको कौन सा याद रखना है? जीएसटी किस प्रकार का कर है दोस्तों? जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में एक समिति बनी थी, चलैया समिति का संबंध किससे है? दोस्तों भारत में चलैया समिति जो बनी थी इसका संबंध कर सुधार से है। चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से चलैया समिति का संबंध है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? दोस्तों जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हमें इसको रोकने का सबसे बेस्ट उपाय खोजे जाए तो क्या होगा? दोस्तों जनसंख्या वृद्धि को अगर आप रोकें तो मृत्यु दर में वृद्धि लाना तो गलत हो जाएगा। प्रव्रजन ये भी गलत हो जाएगा, फिर प्रव्रजन से नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोगों को शिक्षित करें, लोगों को जागरूक करें जनसंख्या वृद्धि से क्या हानि होंगी, क्या नुकसान होंगे, तो लोगों की समझ में कुछ आएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि जनसंख्या वृद्धि को आप कंट्रोल कर सकते हैं लोगों को शिक्षित करके। शिक्षित का मतलब क्या है कि उनको चेतना पैदा करके हम उसको शिक्षित कर सकते हैं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, लोगों को शिक्षित करके जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी ना भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ चुकी है। 142.8 करोड़ जनसंख्या भारत की हो चुकी है। तो भारत नंबर 1 देश हो चुका है जनसंख्या के मामले में। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बल की अनुपस्थिति में पन्नों पर पेन की सहायता से लिखना संभव नहीं हो सकता? दोस्तों देखो, जब पेन चलेगा तो जाहिर सी बात है कि रगड़ होगी, और जब भी रगड़ उत्पन्न होती है तो एक ही बल कार्य करता है, वो है आपका घर्षण बल। अगर घर्षण बल नहीं होता तो आप अपने पेन से कागज़ पर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि पेन चलता नहीं, फिर फिसल जाता, और फिसल जाता तो आप अच्छी तरह से नहीं लिख सकते। तो घर्षण बल के अभाव में पन्ने पर लिखना संभव नहीं है। दोस्तों मैं बात करूं घर्षण बल की, तो घर्षण बल के बारे में 2-3 बिंदु आप याद रखिएगा। देखो, एक तो घर्षण बल संपर्क बल है। घर्षण बल हमेशा कैसा होता है? आपका संपर्क बल है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों घर्षण बल जो होता है एक क्षयकारी बल भी होता है। क्षयकारी का मतलब क्या है दोस्तों? कि ये हमारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। घर्षण बल एक क्षयकारी बल है क्योंकि इससे हमारे मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, ऋणात्मक क्यों होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक ही क्यों होता है, तो दोस्तों आपने कभी कक्षा 2 में पढ़ा होगा कि W बराबर होता है FS कोस थीटा। मतलब कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बराबर होता है FS कोस थीटा। अब घर्षण बल की एक खास बात यह है कि हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इसको आलिया भट्ट ढकेल के लेके जा रही है। F न्यूटन का बल इसने लगा रखा है, लेकिन घर्षण बल इधर कार्य करेगा, वस्तु को आप इधर ढकेल रहे हैं। तो दोस्तों इधर बल लग रहा है, वस्तु में घर्षण इधर लग रहा है। अब अगर आप देखें तो विस्थापन और घर्षण की दिशा क्या हो गई? एक दूसरे के विपरीत हो गई। क्यों? क्योंकि विस्थापन इधर को है और घर्षण आपका इधर को है। तो इस स्थिति में यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों? यहाँ पे एंगल बनता है 180 का। क्यों? क्योंकि घर्षण बल की दिशा विपरीत होती है, तो वस्तु के विस्थापन और घर्षण बल के बीच कितना कोण बनेगा? 180 का। और दोस्तों आपको पता है कि कोस 180 का जो मान होता है वो कितना होता है? -1 होता है। कोस 180 -1 होता है। अगर आप इस पूरी समीकरण में -1 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा W बराबर -FS। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा माइनस में होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही जवाब होगा। घर्षण बल के अभाव में पन्ने पर लिखना संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत कथन की पहचान करनी है हमें। तो दोस्तों गलत कथन कौन सा होगा? CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें सहसंयोजक बंध होता है।
तो दोस्तों बिल्कुल कार्बन टेट्राक्लोराइड में सहसंयोजक बंध होता है। NaCl आयनिक बंध होता है, बिल्कुल NaCl इस तरह से टूटेगा Na+Cl-, तो ये आयनिक बंध होगा, ये भी सही है आपका। उसके बाद में देखें C2H5OH, दोस्तों जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है तो हाइड्रोजन बंध बनता है, यानी कि एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होता है, ये भी सही है। PH3 यानी कि उप सहसंयोजी बंध, ये गलत है। जो फास्फीन गैस होती है इसमें उप सहसंयोजी बंध नहीं होता। क्लियर हो दोस्तों, तो ये आपका गलत जवाब है। PH3 में उप सहसंयोजक बंध नहीं होता, फास्फीन गैस होती है, याद रखिएगा ये, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कांच को गहरा नीला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? दोस्तों कांच को गहरा नीला बनाने के लिए हम मिलाते हैं कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कोबाल्ट। दोस्तों अगर आपसे पूछे जो कांच है ये क्या है? कांच सुपर कूल्ड लिक्विड है। कांच सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, यानी कि अति शीतित द्रव होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर हमें कांच पर लिखना है तो आप किससे लिखेंगे? तो आपको याद रखना है कांच पर लिखने के लिए एक अम्ल होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF अम्ल। हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो कांच को गहरा नीला रंग कौन देता है? कोबाल्ट ऑक्साइड देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दोस्तों आयोडोफार्म का प्रयोग जो होता है ये पूर्तिरोधी के रूप में होता है, ये भी आप याद रखिएगा, पूर्तिरोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। अच्छा यहाँ पे ना जो ज्वरनाशी लिखा गया है दोस्तों, ऐसी दवाई जो हमारे बुखार को दूर करती है उनको एंटीपायरेटिक कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि एंटीपायरेटिक दवाई क्या होती है? दोस्तों ऐसी दवाइयाँ जो बुखार को कम करती हैं उन्हें एंटीपायरेटिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? यानी कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग नहीं होता? दोस्तों बैक्टीरिया से डायरिया होता है, उसके बाद में निमोनिया नहीं होता, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, उसको होता है ये, और उसके बाद में तपेदिक यानी TB भी होता है। लेकिन जुकाम, हाँ जुकाम सही है, जुकाम वायरस से होता है, जुकाम जो है ये वायरस से होने वाला रोग है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछे कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनते हैं, ये किसका मतलब उदाहरण है? तो जवाब होगा दोस्तों साबुन में जो मतलब चमक दिखाई देती है अलग अलग रंगों की, वो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण का उदाहरण है। प्रकाश का परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। अच्छा दोस्तों लिखा गया अपवर्तन। दोस्तों क्या आपको पता है कि अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण आप देखते हो? देखो सबसे पहले तो तारों का टिमटिमाना, ये किसका उदाहरण है? दोस्तों तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन का उदाहरण है, अपवर्तन। अगर आपसे पूछे कि एक मतलब पानी एक बीकर में पड़ी हुई जो परखनली होती है वो टेढ़ी दिखती है, किसके कारण? अगर पानी से भरे हुए किसी पात्र में आप किसी लोहे की छड़ को डुबो के देखें तो टेढ़ी दिखेगी, किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखती है। और अपवर्तन के कारण सूर्य उगने से 2 मिनट पहले दिखता है और छिपने से 2 मिनट पहले दिखता रहता है। ये आप याद रखना कि कौन सी घटना के कारण सूर्य निकलने से 2 मिनट पहले दिखता है और छिपने से पहले आपको ऐसा प्रतीत होगा कि छिप चुका है, तो वो अपवर्तन का उदाहरण होता है, ये भी आप याद रखिएगा। मछली देखा होगा आपने, मछली पानी में अपनी गहराई से ऊंची उठी हुई दिखाई देगी आपको, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगर आप सिक्का बाल्टी में पानी भर के देखें तो सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? क्वेश्चन संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को अनुवादित करने के काम में आता है? दोस्तों कंप्यूटर में जो ट्रांसलेटर होता है इसको क्या बोलते हैं? दोस्तों सही जवाब होगा इसका कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है ये कंप्यूटर में अनुवाद करने के काम आता है, और कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेटर भी अनुवाद करने के काम आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा था जो स्वदेशी रूप से बनाया गया था, तो दोस्तों आपको याद रखना है भारत में पहला स्वदेशी कंप्यूटर ये सिद्धार्थ था, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर ये आपका सिद्धार्थ है। ये भी आप याद रखें। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये अनुवादक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट हाथी आया था 1992 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। प्रोजेक्ट हाथी 1992। अगर आपसे पूछे दोस्तों प्रोजेक्ट लाल पांडा, दोस्तों प्रोजेक्ट लाल पांडा की शुरुआत हुई थी 1994 में। प्रोजेक्ट लाल पांडा 1994 में शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। और प्रोजेक्ट टाइगर भी बहुत पूछता है एग्जाम में। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था ये आया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी, ये भी आप याद रखें। हाथी दिवस कब होता है दोस्तों? 12 अगस्त को। हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? दोस्तों हाथी को 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया था, 2010 में। और हाथी जो है ना, ये हमारी संविधान सभा ने संविधान का शुभंकर भी बनाया था। तो कभी क्वेश्चन आए कि संविधान सभा ने संविधान का शुभंकर किसे बनाया था? तो हाथी को बनाया था। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? 1992 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न। ब्लैक कैट के नाम से कौन से सुरक्षा संगठन को जाना जाता है? दोस्तों ब्लैक कैट कहा जाता है एनएसजी को, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ये ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। एनएसजी को ब्लैक कैट कहा गया है। असम राइफल लिखा गया है दोस्तों, इसे कछार लेवी कहा जाता है। असम राइफल को कछार लेवी कहा गया है और असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा गया है? दोस्तों असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों जो असम राइफल है ना, ये दोहरी संरचना वाला अर्धसैन्य बल है। ये रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों के दिन कार्य करता है, ये आप याद रखिएगा। तटरक्षक की बात करूँ तो दोस्तों तटरक्षक जो है इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षा में, ये भी आप याद रखिएगा। और मैंगलोर जो कर्नाटक का शहर है, मैंगलोर में भारतीय तटरक्षक अकादमी बनी है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि भारतीय तटरक्षक अकादमी पहली बार बनी कहाँ पर, तो बनी है मैंगलोर में, ये भी आप याद रखें। तो ब्लैक कैट किसे कहा जाता है दोस्तों? ब्लैक कैट कहा जाता है एनएसजी को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका सोनल मानसिंह किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? दोस्तों सोनल मानसिंह ने जो प्रसिद्धि हासिल की है वो भरतनाट्यम में हासिल की है। सही जवाब होगा आपका भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम के साथ साथ ये ओडिसी भी करती हैं। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी करती हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, ये भी आप याद रखें। अच्छा, कुचिपुड़ी लिखा गया है, ये आंध्र प्रदेश का डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक यूपी का है और कथकली आपका केरल का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फरवरी 2021 में स्थानीय के लिए मुखर विषय के साथ हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों हुनर हाट ये अल्पसंख्यक मंत्रालय आयोजित करता है, अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो ये 2021 में कहाँ पर हुआ था? दोस्तों 2021 का हुनर हाट जो हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, नई दिल्ली। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? दोस्तों शालीमार बाग जो है ये आपको याद रखना है, ये आपका श्रीनगर में स्थित है। शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों स्टार गेजिंग द प्लेयर ऑफ माई लाइफ ये लिखी गई है रवि शास्त्री के द्वारा। भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री कोच भी रहे भारतीय हॉकी क्रिकेट टीम के, तो उनके द्वारा लिखी गई है स्टार गेजिंग द प्लेयर ऑफ माई लाइफ। ब्रिक्स, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स का सदस्य देश कौन सा नहीं है? दोस्तों ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। अगर आपसे पूछे कौन कौन से देश हैं तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिएगा। नाम ही मतलब नाम जो लिखा गया है इसका वो देशों के नाम है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में ये 5 देश हैं। और ब्रिक्स कब बना था दोस्तों? दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना की गई थी आपकी 2009 में। और आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स की स्थापना कब की गई? 2009 में। और 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? दोस्तों 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन होगा साउथ अफ्रीका में। 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि शब्द ब्रिक्स किसने दिया था तो गोल्डमैन सैक के एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील के द्वारा ब्रिक्स शब्द दिया गया है, ये भी आप याद रखें। ये विकासशील देशों के जो अर्थव्यवस्था है उनका एक समूह है।
तो भाई उभरते हुए देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह है ब्रिक्स समूह। तो दोस्तों आज के मॉक टेस्ट यहीं तक था। ये 25 प्रश्न थे आज के। कैसा लगा ये सेशन कमेंट में लिख के बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि इस बात का मुझे प्रोत्साहन मिले कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं नहीं। तो और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।